हाँ जी। अ, आवाज आ रही है? ऑडियो इज क्लियर एंड वीडियो? एक बार कंफर्मेशन करें, देन वी विल स्टार्ट। ओके, थैंक यू साहिल। देखो, अब अगला हमारा टॉपिक है यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। नाम क्या है? अनमैन्ड, बिना आदमी के ही चल रहा है। ये ए और आ जाएगा, UNMA, एरियल व्हीकल। ठीक है, तो हवा में चलते हैं, तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हमारे रहेंगे। अब देखो, इसमें है क्या, मतलब ऐसे काम जहां पे हम लोगों को नहीं भेजना चाहते, जान माल का नुकसान होने के चांसेस रहते हैं, वहां पे हम यूएवीज को यूज करते हैं, और बहुत ही सारी एप्लीकेशन भी हैं। ड्रोन्स, यूएवीज उसी कैटेगरी में आपके आएंगे। अभी थोड़ा सा रेगुलेशंस को लेके भी चल रहा था, ड्रोन रेगुलेशन आपके नए रिलीज करे गए हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, अभी देखिए, चाइना ने पहली पैसेंजर कैरिंग यूएवी की फ्लाइट जो है वो कंप्लीट करी। डीआरडीओ ने भी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग स्टेल्थ यूएवी को टेस्ट भी किया चित्रदुर्ग केरला में। तो हम जैसे जो इलीट क्लब हम बोल सकते हैं, यूएसए, चाइना, इंडिया, तो उस कैटेगरी में हम आ गए हैं। और यूके के बाद इंडियन नेवी ने भी यूएवी को फिर से टेस्ट किया है, विक्रांत जो हमारा इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो वहां पे भी यूएवी को आपका टेस्ट किया गया। तो यहाँ पे जैसे मान लो कैरियर्स हैं, वारशिप्स हैं, तो उनकी सर्वेलेंस वगैरह आपकी बढ़ जाती है। आप किसी फ्रेंडली कंट्री है उससे कम्युनिकेट करना चाहते हो, इजीली हो जाता है। कोई एनिमी कंट्री है उससे लड़ना चाहते हो तो वो इजीली हो जाता है। तो ये सारे के सारे फायदे हमारे हो जाते हैं। ऐसे ही रशिया लैंडसेट यूएवी, ये भी यहाँ पे लॉन्च हुआ। तपस है, तपस मेल। ठीक है, ये मीडियम एटीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी है आपका, इंडिजिनियसली डेवलप्ड। डीआरडीओ मेजरली हमारा बनाता है। जैसे तपस जो है वो 20 मीटर का उसका विंग स्पैन है, 225 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने उसको डेवलप किया है। जैसे आईएनएस विक्रांत आई थिंक पूछा गया था, तपस पूछ लिया जाए इन द कंटेक्स्ट कि भाई बताओ अब यूएवीज के क्या एप्लीकेशन रहेंगे। ऐसे ही जैसे एलएसी में, ईस्टर्न लद्दाख में भी हम यूएवीज को लगा के सैटेलाइट कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, हरमीज 900 स्टारलाइनर ड्रोन्स के थ्रू। तो अब ड्रोन्स हैं, यूएवीज हैं, ये डिफेंस में काफी आ रहे हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं व्हाट आर यूएवीज। तो विदाउट एनी ह्यूमन पायलट, क्रू और पैसेंजर ऑन बोर्ड, मतलब बिना मैन के ये प्लेन्स रहते हैं। 3 सबसेट इसके रहते हैं। एक तो रिमोटली पायलटेड होता है बाहर से, एक ऑटोनोमस जो खुद से ही अपने आप चलेगा देख देख के, जैसे ड्राइवरलेस कार है या फिर मॉडल एयरक्राफ्ट। अब इसमें वेट के हिसाब से इन्होंने 5 कैटेगरीज यूएवीज की बनाई है। लेस देन 250, नैनो, फिर माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, और 150 किलोग्राम से ज्यादा इज लार्ज। यूजेस कहीं पे देख लो जहां पे ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का यूज है, वो हमारा यूएवी का यूज रहेगा ही रहेगा। जैसे मिलिट्री टूल, जान माल की नुकसान ना हो तो अटैक करना, रेस्क्यू करना, गया लेके आया, डिजास्टर मैनेजमेंट में काम करेगा। डिलीवरी करवानी है आपको किसी भी मर्चेंटाइज की, स्पेशली टफ एरियाज में जहां पे उतना इजी नहीं होता आदमी के लिए जाना। स्पेस तो रोबोट्स वाला ही है, क्योंकि ये भी रोबोट्स ही हैं। मॉनिटर करना, क्राउड को ऊपर से देखना, ठीक है, तो ताकि मतलब मान लो कोई बहुत ही ज्यादा मॉब परेशान हो चुकी है या वायलेंट हो चुकी है, तो वहां पे ड्रोन्स और इनको हम ला सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, शूटिंग, वीडियो, ये नई एप्लीकेशंस आ रही हैं। एग्रीकल्चर में एप्लीकेशंस आ रही हैं कि भाई आपको छिड़काव करना है, पानी डालना है, पेस्टिसाइड्स डालने हैं, ओवरऑल मॉनिटर करना है, एआई के थ्रू डाटा डाटा गैदर करना है। कितने जैसे अभी हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर और इन सब में बात करते हैं, तो एआई और इन सब से जैसे ग्रीनरी कितनी है, फ्रूट्स कितने लग गए हैं, उससे ओवरऑल प्रोडक्शन का जायजा भी हम ले सकते हैं कि प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये है, तो ये हमारी एप्लीकेशन होगी है। उसके अलावा इश्यूज क्या है यहाँ पे, सेम रहेंगे। फंडिंग नहीं है, स्ट्रेटेजाइज करना है कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा आगे। ठीक है, या फिर हम ड्रोन या बर्ड, तो उनमें हम बर्ड्स के लिए भी एक इशू बनता है। तो हम अगर ह्यूमन के बाहर भी जाके देखें तो थोड़े से इश्यूज आ जाते हैं कि भाई उनके लिए क्या होगा, टकरा गए, भिड़ गए, मर गए, तो वो क्या होगा। फिर कॉस्ट काफी हाई कई बार रहती है, स्पेशली हाईटेक की। ऑन द अदर हैंड जो बहुत ही चीप है उनकी काफी कॉस्ट लो रहती है, तो हर आदमी को एक्सेस मिल गई तो वो यूज करने लग जाएंगे, तो वहां पे भी अब ड्रोन्स बढ़ने लग जाएंगे, तो हम इसको देख सकते हैं। प्राइवेसी इश्यूज, क्योंकि डाटा है आपका, वो चलेगा रहेगा। सेफ्टी सिक्योरिटी इश्यूज हमारे रहते हैं। ठीक है,
टेररिस्ट मान लो यूज करने लग गए तो भी दिक्कत हो जाएगी। अब जैसे ड्रोन्स इन इंडिया हम देखें, ये हमारे काम का उतना नहीं है, मोटा मोटा आप ध्यान रख लो कि भाई जैसे ड्रोन फ्लाइट वगैरह है जो सिर्फ हॉबी के लिए फ्लाइट कर रहे हैं, तो फॉरेन विजिटर्स हॉबी के लिए इंडिया में नहीं फ्लाई कर सकते, वी कैन। तो यहाँ पे आपको एक ड्रोन पायलट लाइसेंस मिलेगा, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, रिमोट आईडी रिक्वायर्ड है, और ड्रोन का इंश्योरेंस भी आपका होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। ठीक है, कमर्शियल ड्रोन के लिए भी सेम चीजें ही रिक्वायर्ड है, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, आईडी। गवर्नमेंट ड्रोन्स के लिए भी ऐसे ही चलेगा मोटा मोटा। एजेंसी जो हमारी रेस्पॉन्सिबल है, जैसे यहाँ पे है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, वो इसको रेगुलेट करता है। और रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है, इंडियाज डिजिटल स्काई वेबसाइट है जहां पे रजिस्ट्रेशन और क्लियरेंस आपको लेके आनी है। ये हमारे काम का नहीं है, नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज ड्रोन्स हमारे होते हैं। हाँ, ड्रोन्स रूल्स 2023 आपके लॉन्च करे गए हैं, वो आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। सितंबर 2030 से अपने इम्पैक्ट में आए हैं, ये इफेक्ट में आए हैं। इन्होंने भी काफी चीजों को लिबरलाइज कर दिया है, अलाउ करना, लाइसेंस देना, मतलब हर चीज में लिबरल वाला पॉइंट आप डाल देना। लिबरल, प्रमोट, फैसिलिटेट ड्रोन एप्लीकेशंस, ठीक है, ऑपरेशंस को। तो यहाँ पे इन्होंने, जैसे पहले क्या होता था, सिर्फ पासपोर्ट जिसके पास है वही ड्रोन्स को चला सकता था, तो इन्होंने यहाँ पे भी लिबरल किया कि भाई अगर आपके पास मान लीजिए वोटर आईडी है, राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तब भी आप ड्रोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा। उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास पायलट सर्टिफिकेट नहीं है, उसके अलावा कोई भी इनको नहीं चला सकता। एलिजिबिलिटी इन्होंने डिसाइड करी कि भाई आप 18 से ऊपर हो, 65 से नीचे हो तो ड्रोन चला सकते हैं। 10th क्लास आप पास होने चाहिए, आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगी वो 10 साल तक की रहेगी। ठीक है, फिर इसमें इन्होंने जोन्स बनाए, ये आप मार्क करके आ सकते हैं सर्कल में कि रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन हमारा होता है। मोस्ट ऑफ द कंट्री हमारी ग्रीन जोन में आती है, और रेड जोन जो एयरपोर्ट, डिफेंस इंस्टॉलेशन, ठीक है, या फिर पार्लियामेंट, इन सब के आसपास के जो एरिया है वहां पे रहेंगे। येलो जोन में आपको परमिशन और ज्यादा लेनी पड़ती है। मैंडेटरी है ड्रोन का रजिस्ट्रेशन अगर आपका ड्रोन 250 ग्राम से ज्यादा का है तो। ठीक है, रिमोट पायलट लाइसेंस भी आपको एक्वायर करना पड़ेगा। उसके अलावा ये तो है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये इनके इंपोर्ट को रेगुलेट करता है, क्योंकि ज्यादातर अभी हम इंपोर्ट डिपेंडेंट ही हैं। एल्टीट्यूड की लिमिट 120 मीटर यहाँ पे रहती है। फिर देखें जैसे डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म है, वहां से जैसे हमारा यूआईडी रहता है, वैसे ही एक आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन आप उसके थ्रू कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ड्रोन्स का एप्लीकेशंस एंड यूएवीज। अगला हमारा टॉपिक है जीन एडिटिंग। देखो, सिंपल सी बात है, जीन्स को एडिट करना, कुछ टूल्स जैसे हमने बायोटेक्नोलॉजी में देखा था, उनको यूज करके हम जीन्स को एडिट करते हैं। ठीक है, एडिट क्यों करना है, क्योंकि जीन्स में कुछ गड़बड़ होगी। जीन में गड़बड़ से क्या होता है, हमारे डिजीज एक्सप्रेस होती हैं, इसलिए हमें जीन को एडिट करना पड़ता है। या फिर हमने जैसे बायोटेक में देखा, प्रोडक्शन, कोई नई जीन अगर आपने डालनी है, कुछ प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए हम काम में ले सकते हैं। जीन एडिटिंग के मल्टीपल ऑफ एप्लीकेशंस है, प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमंस में आपको वैक्सीन बनानी है, जीन एडिटिंग, डिजीज कंट्रोल करनी है, जीन एडिटिंग। ठीक है, या फिर मान लो प्लांट्स में भी हमने देखा फोर्टिफिकेशन और ये सब करना है तो जीन एडिटिंग। इसी में जैसे क्रिस्पर कैस9, वो हमने जो ऊपर देखा था, वही हमारा जैसे केमिस्ट्री 2020 में इसको नोबेल प्राइज में मिला था। इनको हम बोलते हैं मोलिकुलर सीजर्स, जैसे कट करता है वैसे ही ये भी कट करता है। कट किया, कोई नया चीज वहां पे इंसर्ट करी, अब वो अपना एक्सप्रेशन देगा। नई भी इंसर्ट नहीं करनी तो दो को ज्वाइन कर दो, उसके लिए हम यूज करते हैं डीएनए लाइगेज, जो आपका एंजाइम होता है। जैसे यहाँ पे अभी रिसेंटली ये न्यूज में था, यूके में सिकल सेल एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए आपका कैशगेवी ड्रग जो है वो अप्रूव करी गई थी, ये इसी से ही बनाई गई है। तो इंडिया में क्योंकि काफी लोग इससे प्रभावित रहते हैं, यूएसबी एफडीए ने इसको अप्रूव किया, पहली क्रिस्पर कैस9 सिकल सेल एनीमिया के ट्रीटमेंट को। सिकल सेल क्या होता है, ये एक जेनेटिक डिजीज है जिसमें आपकी आरबीसी सिकल सेल की हो जाती है, आपस में ऐसा कैप्चर हो जाती है, वैसे बाइकोनकेव होती है, सेपरेट चलती रहती, घूमती रहती है। सिकल सेल में एक दूसरे से अटैच होके ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर देती हैं, जिससे कि स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, ब्रेन फेलियर, ये हमारा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये ऑब्स्ट्रक्ट कर देती हैं। जैसे इंडिया में हर साल 30 से 40 हजार लोग जो हैं वो इससे इफेक्टेड रहते हैं। ट्राइब्स में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम है, शेड्यूल ट्राइब्स में। अगर आपसे शेड्यूल ट्राइब के इश्यूज पूछे जाए
तो हेल्थ इश्यूज में आप एक स्पेसिफिकली सिकल सेल को मेंशन कर सकते हैं, जो कि एक्सक्लूसिवली काफी कॉमन पाया जाता है इनमें। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है कि जो बच्चा है वो 11-12 साल तक ही जिंदा रह पाता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। फिर जैसे देखो वीट टेम्परेचर टॉलरेंट आपने कोई वैरायटी बनाई तो जीन एडिटिंग से आप बना सकते हो। सारी बायोटेक की एप्लीकेशन जीन एडिटिंग में ही रहेंगी, वैसा कुछ है नहीं। दिल्ली गोवा में एक स्टार्टअप है जो कि क्रिस्पर कैस9 क्रिस्प बिट्स, ये इस पे काम कर रहा है। ये एग्जांपल आप दे सकते हो। इन्होंने भी जैसे पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट आपके पास गए, टेस्ट किया, अफोर्डेबल टेस्ट वगैरह डिजाइन करे हैं स्पेशली फॉर द कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, इजी टू डिटेक्ट, प्रिवेंटिव केयर में ये काफी हेल्प कर सकते हैं। तो इन्होंने इस तरीके का ये काम किया है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही मान लो वाइल्ड प्लांट्स हैं, तो आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कटक का जो है, उन्होंने भी प्लांट्स में जीन एडिटिंग करके जो वाइल्ड प्लांट थे उनको डोमेस्टिकेट करने में हेल्प करी है, कि ऐसे वाइल्ड प्लांट जिनको आप डायरेक्टली तो नहीं खा सकते थे, बट जीन एडिटिंग करके अब हमारे डोमेस्टिकेशन के लायक वो हो गए हैं, ठीक है। नाउ इफ यू सी व्हाट इज जीन एडिटिंग, देखो जीन एडिटिंग को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। एडिट मतलब चेंज करना, जैसे वीडियो एडिट होता है, रॉ वीडियो, उसमें कुछ चेंज करा, कुछ ऐड किया, कुछ डिलीट किया, दैट इज एडिटिंग। तो कुछ भी ऐड रिमूव अल्टर करते हैं, दैट इज जीन एडिटिंग। 2018 में सबसे पहली बेबीज आई थी चाइना में, ट्विन गर्ल्स आई थी, जीन एडिटिंग बेबीज थी वो। अलग अलग प्रोसेस होते हैं जीन एडिटिंग में, जैसे सबसे कॉमनली हम सुनते हैं क्रिस्पर कैस9 वाला। फिर हमारे पास जिंक फिंगर न्यूक्लियस भी होता है, ZFN, टैलेंस भी होता है, ट्रांसक्रिप्टेन एक्टिवेज लाइक इफेक्टर, ये हमने प्री में डिटेल में देखे थे डाकू वाली सीरीज में, ठीक है। तो टैलेंस, ZFN, इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो सकता है हल्का फुल्का पूछ लिया जाए, बट क्रिस्पर कैस9 हम देखेंगे। देखो एप्लीकेशन देखो, एग्रीकल्चर सारी सेम, एग्रीकल्चर में कोई भी प्लांट है उसकी ईल्ड इंक्रीज करी, डिजीज रेजिस्टेंस बनाया, डोमेस्टिकेशन जो हमने किया, एलर्जी फ्री फूड आपने बनाया। ऐसे ही एनवायरमेंट में ग्रीन फ्यूल, पेस्ट को इरेडिकेट करना, जीएमओज बनाना, सुडोमोनास पोटैटा, नए नए आपके प्लांट्स बनाना, जेनेटिकल रिसर्च आपने करी, मेडिकल ट्रीटमेंट, आप म्यूटेशंस को करेक्ट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स डिजीज कैंसर एचआईवी को ट्रीट कर सकते हो, थेरेपेटिक क्लोनिंग, ठीक है, लीवर बना दिया, लंग्स बना दिया, हार्ट बना दिया, पूरा का पूरा आदमी बना दिया। एक डायग्राम इस टाइप का बना के आ सकते हो कि कैसे ये काम करती है। मान लो ये आपका गड़बड़ है, तो यहाँ पे ये गाइड मॉलिक्यूल ये यहाँ गया, इसको काटा, और यहाँ पे हेल्दी डीएनए आपने लगा दिया, तो बैड डीएनए, हेल्दी डीएनए, क्रिस्पर कैस9 कट एंड डन। तो यही है क्रिस्पर कैस9, इसकी फुल फॉर्म होती है क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोम क्या होता है, जो राइट लेफ्ट आगे पीछे पढ़ोगे तो सेम मिलेगा, जैसे LMNML, तो ऐसे ही मिलेगा वो LMN, ठीक है। तो ये होता है पैलिंड्रोमिक। इसमें हम क्रिस्पर कैस9 प्रोटीन 9 को यूज करते हैं, तो इसलिए उसको कैस9 बोलते हैं, कैश इज एसोसिएटेड प्रोटीन। तो ये जीन एडिटिंग टूल होता है, डीएनए में जाएगा, काटेगा, मॉलिक्यूलर सीजर हम इसको बोलते हैं। ये डायग्राम इस टाइप से भी बना सकते हैं, सेम, हटाया, हेल्दी लगाया, तो बैक्टीरिया में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें जनरली क्या आता है, जो बैक्टीरिया आप लगाओगे क्रिस्पर कैस9, तो बैक्टीरिया में कोई जीन लगा दी, वो उसको रिमेंबर करता है, वायरस को रिमेंबर कर लेगा, वायरस की अगर लगा दी, कोविड-19 की लगा दी, तो जैसे ही कोविड-19 आया उसने डिटेक्ट किया और उसको अटैक किया, आपके इन्फेक्शन नहीं होने देगा, ठीक है। तो ये फायदा है। वर्किंग, इसके दो मेन कंपोनेंट होते हैं, उतना हमारा डायरेक्ट काम का नहीं है, एक तो प्रोटीन, एक गाइडेड आरएनए जो उसको बताएगा कि कहां पे आपको जाना है। फिर ये कट करता है कैस9 की वजह से, रिपेयर करता है, ठीक है, बस सेम चीज अलग अलग तरीके से बता रखी है, बस। फिर जैसे मान लो जो चेंजेस हैं वो पास करे जाएंगे। अब सिंपल सी बात है, अगर मान लो आपने कोई सोमेटिक सेल है, मेरी स्किन की सेल है, हेयर की सेल है, कोई भी सोमेटिक सेल है, ठीक है, तो उसमें अगर आपने कोई चेंजेस करे हैं तो वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में ही रह जाएंगे, आगे ट्रांसफर नहीं होंगे। बट ऑन द अदर हैंड आप जर्म सेल्स, स्पर्म, एग, इन सब में कोई चेंजेस करेंगे तो वो बेबीज में भी ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आप ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो भी पॉसिबल है, अगर वैसे रखना चाहते हैं एक जनरेशन में तो भी पॉसिबल है। ये इनके एप्लीकेशन है। यूज क्या हो सकते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा, सारे के सारे एग्रीकल्चर और वो सब एप्लीकेशन, डिजीज ट्रीट करना, सिंगल जीन डिसऑर्डर जो है सिंगल जीन, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, सिकल सेल, ये क्या है, एक ही जीन पे प्रेजेंट होते हैं, वो जीन हटाए, काम खत्म, डन। जर्म लाइन जो सेल है उनको भी आप एडिट कर सकते हो। बेनिफिट क्या हो गया, डिजीज ट्रीट करी, क्रॉप की ईल्ड बढ़ा ली, पेस्ट को खत्म करा, जो हमने ऊपर देख लिया। मेडिसिन, एग्रीकल्चर, हर जगह इसके फायदे ही फायदे। बट रिस्क क्या है,
रिस्क कई बार भाई गलत एडिटिंग हो जाए, तो जो जीन एडिट करनी थी वो नहीं हुई, दूसरी होगी, एक्सप्रेशन ही बदल गए, ठीक है, क्योंकि अभी तो हम डेवलपमेंटल स्टेज में है, तो ये सबसे बड़ा है। फिर हम जैसे ऐसा कोई भी चीज आती है तो ह्यूमन प्लेइंग कोड, ये रिस्क है, एथिकल कंसर्न्स है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। अब मान लो मैं हूं, मेरे पास पैसा है, मैंने जीन एडिटिंग करवा ली, अच्छे बेबीज बनवा लिए, डिजाइनर बेबीज, ठीक है, तो एआई प्लस रोबोटिक्स प्लस बायोटेक प्लस जीन एडिटिंग बहुत डेडली कॉम्बिनेशन होने वाला है। तो व्हाट अबाउट अदर पीपल, वो नहीं कर सकते, एक्सेस का एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है, अनइंटेंडेड कई बार म्यूटेशन हो जाता है, आप म्यूटेशन को ट्रीट करने गए बट दूसरी म्यूटेशन हो गई, ठीक है, क्योंकि वी डोंट नो एग्जैक्टली। तो यही सारे हैं, अल्टर हो जाएगा। फिर ऐसे ही एक आया क्रिस्पर 2.0, ये थोड़ा सा और स्पेसिफिक है, ठीक है, मोर प्रिसाइज है, न्यू वे ऑफ एडिटिंग है, इसमें बेस एडिटिंग करते हैं। जैसे जीन है, जीन बहुत सारे बेस पेयर से बनी है, इसमें बेस को एडिट कर देगा, एक एक दो दो बेसिस को, ठीक है, तो ये उसके लिए काम में आता है, तो और ज्यादा प्रिसाइज है ये। बस जर्म लाइन एडिटिंग अगर आप एग और स्पर्म में कर रहे हो तो ये क्या करेगा, आपके अगली जनरेशन में भी आपका जाएगा। इश्यूज क्या है एडिटिंग के, वही सारे जो हम ऊपर भी देख रहे थे, एथिकल कंसर्न कि भाई ह्यूमंस के जीनोम को अल्टर करना चाहिए क्या, इरिवर्सिबल है, एक बार एडिट कर दिया तो दोबारा से उसमें कैसे चेंजेस करेंगे, ठीक है, क्या दोबारा से उसको लगाओगे करोगे, ठीक है, वो एक्सप्रेस हो जाता है। तो मोस्टली रिस्की ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स माने जाते हैं, अनइंटेंडेड एडिट है। अब इरिवर्सिबल में ये कहेंगे दोबारा से उसको करो, तो वो फिर मतलब क्या दोबारा एडिट हो सकता है, मे बी कि भाई जिसको हटाया था वहीं पे फिर से कट करके आप दोबारा से ऐड कर दें, तो वी डोंट नो, ठीक है। एक्सपेंसिव है, अनएथिकल माना जाता है, मान लो आपने इंटेलिजेंट और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाले कहे कि हमें तो ये बेबीज चाहिए, तो वो अनएथिकल सा तो है ही जो है, ठीक है, क्या फर्क, बट भाई सबकी डिमांड और वो सब भी चलता है। एक पार्ट को आर्टर का दूसरी जगह पे वी डोंट नो कि क्या देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जीन एडिटिंग। अगला टॉपिक हमारा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, HGB। पुराना टॉपिक है बट अभी जैसे इसके 10 साल सॉरी 2003 में था, ठीक है, तो 20वीं एनिवर्सरी इसकी थी, तो इन्होंने जैसे ह्यूमन पैन जीनोम पब्लिश किया था अभी। पैन जीनोम मतलब सबका जीनोम, यहाँ पे 10,000 इंडिविजुअल्स का इन्होंने जीनोम बनाने की कोशिश करी है। तो नाम क्या है, ह्यूमन, आदमी का, जीनोम, जीन मतलब जीन का फ्रेमवर्क प्रोजेक्ट। तो इसमें एग्जैक्टली यही बता रहे हैं। एक्चुअली पहले था HGB राइट, सॉरी रीड, रीड में सिर्फ वो देख रहे थे कि कौन कौन सी जीन है, कौन कौन से बेस पेयर्स हैं। अब वो उसको पूरा का पूरा बना रहे हैं स्क्रैच से। अब मान लो पूरा ह्यूमन जीनोम ही बन गया, तो उसको बस एक्सप्रेस करना है, वो एक्सप्रेशन भी करने लग गया, तो वो लाइव ही हो गया। तो मान लो नॉन लिविंग से ही बन गया, प्रोटीन्स लगा लगा के, तो क्या पता लाइफ और उसका वही खत्म हो जाए। तो 2023 में इसकी 20th एनिवर्सरी थी। नाउ लेट अस सी, देखो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिफिक फीट ये माना जा रहा है। पहले तो हमने सबको देखना है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कर रहे हैं। 1990 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च करा गया था HGB रीड के नाम से। इंडिया उसका हिस्सा नहीं था, रिसर्च प्रोग्राम था, केमिकल बेसिस आइडेंटिफाई करना और मैप ये सिर्फ करना चाहता था। उससे क्या है कि कंप्लीट जेनेटिक ब्लूप्रिंट आपको मिलेगा, आप डेसिफर कर सकते हैं अलग अलग में क्या क्या है और किस में डिजीज है, उसमें क्या है, तो ये सारा हमारा रहेगा, ठीक है। तो इंडिया ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था बट फायदा तो उठा लिया था। HGB राइट में इंडिया है, ये 2016 में लॉन्च किया गया 10 साल के लिए। इसमें क्या है कि सिंथेसाइज करना है फ्रॉम स्क्रैच। तो इसको मैनेज कौन कर रहा है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर इंजीनियरिंग एंड बायोलॉजी, जो कि एक NPO है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, मान लो डीएनए है, डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, उसको प्योरीफाई किया, उसमें अलग अलग कट्स लगा दिए, ठीक है, फिर लाइब्रेरी में ले गए, फिर सीक्वेंसिंग करी, देखा ACTG क्या ये आ रहा है, फिर एनालिसिस किया कहाँ पे कौन सी मिल रही है, क्या मिल रही है, ठीक है, तो ये सारा का सारा चलेगा। फायदे क्या है, देखो आपको जीन का पता चला, तो आपको डिजीज का पता चलेगा, उसको ट्रीट कैसे करना है वो पता चलेगा, उसका एक्सप्रेशन पता चलेगा। सबसे पहला फायदा तो यही है। वायरस का जीनोटाइप आप देख सकते हो, वायरस बनाना, बायो वेपन्स बना सकते हैं, म्यूटेशंस को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये पर्टिकुलर म्यूटेशन इस डिजीज, तो उसको ट्रीट करना भी इजी हो जाएगा। इवोल्यूशन कैसे चल रहा है, तो उसके बारे में भी आपको कंप्लीट आइडिया लगेगा। हमारी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री कैसे रही, पहले वाला जीनोम सीक्वेंस क्या था, तो इससे ये भी पता चला है कि ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स 30% डीएनए तो सही में चलता आ रहा है, ठीक है, स्पेशली एनिमल्स में, ये बेनिफिट है। कैसे जीन से डिजीज होती है, बट इशू क्या है, यहाँ पे डाइवर्सिटी का इशू है। मोस्टली अर्बन मिडिल क्लास के लोग इसमें लिए गए हैं टेस्टिंग के लिए, बनाने के लिए। तो क्या वो सारी पॉपुलेशन को प्रेजेंट करेंगे, एक तो इशू ये है। सेकंड, मान लो डिजाइनर बेबीज,
आप अपनी सुविधा के हिसाब से अगर बेबीज को बनाने लग गए तो क्या होगा, ठीक है। ये है। अब इसमें जो सीक्वेंसिंग चल रही थी, तो इसमें जैसे 3 बिलियन हमारे पास डीएनए यूनिट्स होती हैं, बेस पेयर्स, तो उनको यहाँ पे इन्होंने किया, तो इसको पैन जीनोम बोल रहे हैं, ठीक है, पैन जीनोम। ये होल कलेक्शन है सबका, जितने भी इंडिविजुअल से लिया गया है, डाइवर्स पॉपुलेशन से। कितने इंडिविजुअल से इन्होंने लिया है, तो यहाँ पे 47 इंडिविजुअल्स हर कॉन्टिनेंट के एक्सेप्ट एंटार्क्टिका लेके एक रेफरेंस पॉइंट बनाया है, जिससे कि इसको बना रहे हैं, ठीक है, पैन जीनोम। इसी में ही इंडिया का सेपरेट है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ठीक है। ये चल रहा है पुणे नॉलेज क्लस्टर में, जीनोमिक सीक्वेंस, सेम ही चीजें चलेंगी, सेम ही बातें चलेंगी। यहाँ पे डेंगू वायरस का ये कर रहे थे, तो हमारे यहाँ पे था मेगा जीनोमिक प्रोजेक्ट, जिसको बोला जा रहा है जूनोमिया प्रोजेक्ट। जूनोमिया, जू क्या है, एनिमल्स। अभी कह रहा है कि कैसे एनिमल्स और ह्यूमंस आपके लिंक्ड है, ठीक है, तो उसके थ्रू। अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कि क्या सिमिलैरिटीज हैं। अगर हम मैमल्स को देखें इवोल्यूशनरी टाइम पीरियड में इंक्लूडिंग ह्यूमन स्पीसीज, तो ये कह रहे हैं कि 10% ह्यूमन जीनोम जो है वो अक्रॉस द स्पीशीज आपका अनचेंज्ड है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आया है जीआईपी, दैट इज इंडिजैन प्रोजेक्ट। तो हमने 1008, क्योंकि 1008 हमारा एक ऐसा नंबर है जो हम काफी पायस मानते हैं, ठीक है, प्योर मानते हैं, तो हमने 1008 यूथ को लिया और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया 20 अलग अलग इंस्टीट्यूशन के साथ। ये एचजीबी जो था उसी से ही हमारा इंस्पायर्ड है। यहाँ पे 10,000 सैंपल लिए गए थ्रू आउट द इंडिया, और लेटेस्ट अपडेट ये है कि 2/3 सैंपल से आपका सीक्वेंसिंग हो चुकी है, डाटाबेस आपका बन चुका है, 7,000 लोगों का बन चुका है। अब यहाँ पे फायदा क्या है आपको पता चला, तो अब देखो इंडिया के हिसाब से एक बेस पेयर आपका बनेगा, उस बेस पेयर के हिसाब से हमें डिजीजेस पता चलेंगी, डिजीज को ट्रीट करने का तरीका पता चलेगा, इंडिविजुअल बेस्ड भी हम डिजीज ट्रीटमेंट कर पाएंगे, प्रिसीजन प्रिसीजन ट्रीटमेंट आप दे पाओगे, तो ये फायदा है, ठीक है। तो उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं, जेनेटिकल स्टडीज आप कर सकते हो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आप कर सकते हैं, अगर हम इसी को एग्रीकल्चर में लेके जाएं तो, ठीक है। थेरेपीज कस्टमाइज करी जा सकती हैं इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से, फिर इंडिया जो लर्न करेगा वो ग्लोबल लेवल पे भी हमारा बेनिफिट देगा, तो उनको भी सीखने का मौका मिलेगा। इश्यूज क्या है, देखो मान लो कोई ऐसी चीज मिली जो हमारे रेशियल स्टीरियोटाइप्स हैं, कि भाई जैसे मान लो आर्यंस सुपीरियर होते हैं, उनके जीन्स भी इस टाइप से मिले कि उनमें डिजीज ज्यादा नहीं होती, तो वो कई बार रेशियल स्टीरियोटाइप्स को और ज्यादा डीप कर सकता है, ठीक है। बट हमारा पॉइंट तो यही है कि फाइंड आउट करना, फिर डाटा है उसका स्टोरेज करना, उसको प्रोसेस करना, उसकी सेफ्टी, उसका भी मिसयूज हो सकता है, तो ये रहेगा। फिर जैसे खुद डॉक्टर्स भी, मान लो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, वो आपके जीन्स को एडिट करने लग गए, तो अगर उन्होंने सीख लिया, कर लिया, लैब्स डेवलप कर ली, तो वहां पे भी एक बहुत मेजर इश्यूज हमारा आ सकता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस यही है, डिजीज हमारी बढ़ रही है, स्पेशली क्रॉनिक डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिसमें कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, तो उनके लिए हमारा जीनोम सीक्वेंस, स्पेशलाइज्ड कस्टमाइज्ड थेरेपी काफी बेनिफिशियल हो सकती है। जैसे मान लो न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज हमारी आ रही है, कैंसर, तो उसमें हेल्प करेगा। तो इसमें जीनोम सीक्वेंस में हम पूरा का पूरा डीएनए देख रहे हैं। डीएनए क्या होता है, 4 बेस होते हैं, 3 बिलियन हमारे पास बेस पेयर्स हैं, उनको सबको डेसिफर कर रहा है। अगेन अगर इसी की ही एप्लीकेशन देखें, तो वही जीन का पता चल गया तो डिजीज का पता चल गया। बड़े बड़े रेयर डिजीज, कैंसर तक, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया, जो हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स में देख रहे थे, उनको आप पता कर सकते हो, और जीन एडिटिंग की मदद से आप उनको ट्रीट कर सकते हैं। ये तो एक माध्यम है जानने का। प्रीनेटल स्क्रीनिंग, बच्चा पैदा ही नहीं हुआ उससे पहले ही स्क्रीन कर दिया उसको कि इसमें क्या जीन्स हैं, किस तरीके से इवोल्व होंगी, कहीं कोई खतरा तो नहीं है जाने का, करने का, तो वो सारी की सारी चीजें कि अब इसको कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है, तो वो भी हमारा इसी में ही आ जाएगा। इन्वेस्टिगेट करना क्रोमोसोमल एनोमलीज को, सबसे ज्यादा है कि अगर एआई के साथ हम इसको कर दें, तो जो भी डिजीज है उसको फाइंड आउट करना, वायरल, बैक्टीरियल, कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है, वो पर्टिकुलर वायरस हम पे कैसे अटैक कर रहा है, ठीक है, तो ये सारे एप्लीकेशन इसकी रहेंगी। अभी तक कोई डाउट है तो बताइए।
अगला हमारा टॉपिक है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। देखो इसको वैसे डायग्रामेटिकली हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे माइक्रोब है, इसके ऊपर हम यूज करते हैं एंटीबायोटिक। अब ये हो गया एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है, बायोटिक रेजिस्टेंस ABR, ठीक है। तो एंटीबायोटिक पहले हम इस पे डालते थे, ये मर जाता था, डालते थे मर जाता था, अब ये नहीं मरता। तो रेजिस्टेंस स्पीसीज हमारी आने लग गई हैं। तो उसमें नुकसान क्या है कि अब वो जब हमें इन्फेक्ट करती हैं तो अब आप ट्रीट ही नहीं हो पा रहे, डेथ बहुत ज्यादा हो रही है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वालों से। तो इनको जैसे हमने नैनोटेक वाला देखा था ना, कि थ्रू नैनो टेक्नोलॉजी हम इस टाइप के सुपर बग्स भी बना सकते हैं जो इनको डायरेक्ट मार दे, तो वो एक अलग चीज है। बट ये हो क्यों रहा है? अब देखो यहाँ पे कौन कौन स्टेक होल्डर है? डॉक्टर है जो कि कई बार अननेसेसरीली प्रिस्क्राइब कर देते हैं एंटीबायोटिक्स। हॉस्पिटल्स हैं जहां पे एंटीबायोटिक यूज करी जाती है अगेन अननेसेसरली, और वैसे वेस्ट हैंडलिंग बहुत ही गड़बड़ है, तो उससे वो पानी में उन सब में मिल जाती हैं, तो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है। वहां पे भी तो इन्फेक्शन है, वायरस है, वो हमारे ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। पेशेंट है, पेशेंट भी कई बार ढंग से ट्रीटमेंट नहीं लेता, 5 दिन की बोली, 1 दिन लिया, थोड़ा सा ठीक हुआ, बंद हो गया, तो वो डेवलपमेंट होने लग जाता है रेजिस्टेंस। अदरवाइज आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। फिर जैसे मान लो जो मेडिकल स्टोर्स हैं वहां पे ओवर द काउंटर OTT, ओवर द काउंटर OTC, ठीक है, ओवर द काउंटर आपकी सेल करी जाती है इवन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, आज भी काफी प्रेरिलेवेंट है। तो ये सारी की सारी चीजें आपके रेजिस्टेंस को डेवलप करा देती हैं, ठीक है। फिर नई नई डिजीज आ रही हैं, नेचुरल टेंडेंसीज भी होती हैं डेवलपमेंट में, मतलब डिजीज के रेजिस्टेंस की डेवलपमेंट में, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें कि बाकी ऑर्गेनिजम्स चाहते हैं कि वो इवोल्व हो जाएं और वो अपने आप को अडॉप्ट कर लें, क्योंकि उनको भी जीने का अधिकार है। दे आर ऑल्सो फाइटिंग फॉर सर्वाइवल। हम अपने हिसाब से इसको देख रहे हैं और उनके हिसाब से। और क्या है, जैसे मान लो हम वेटरनरी यूज जो है एंटीबायोटिक्स का, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है प्रोडक्शन और इन सब के कारण एनिमल्स में। तो हम जब चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं, उनमें ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स है, वो हमारे में आ जाती हैं फूड चेन में, तब वो हमें इम्पैक्ट करती हैं। R&D फैसिलिटीज ले लो वहां से, जो भी या फार्मास्यूटिकल कंपनीज ले लो, तो वो भी वेस्ट को अपने अच्छे डिस्पोज नहीं करते, ठीक है। तो ये दिक्कत है एंटीबायोटिक्स की। अब हम इसको देख लेते हैं, ट्रीट कैसे करना है, हर चीज को उसी हिसाब से सोल्व कर दो। डॉक्टर हैं भाई, ढंग से प्रिस्क्राइब करें, हॉस्पिटल हैं ट्रीट करें, पेशेंट हैं टाइमली ले, ओवर द काउंटर सेल हो रही है इसको रेगुलेट करा जाए, ठीक है। वेटरनरी यूज है उसको भी कंट्रोल करा जाए। तो इस तरीके से हम AMR को सोल्व कर सकते हैं। आपको ये चीज जरूर मेंशन करनी है कि AMR जो है इट इज वन ऑफ द टॉप 10 ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम्स रिकॉग्नाइज्ड बाय WTO। देखो तो जैसे सेंटर्स बन रहे हैं हमारे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को देखने के, तो ये मोस्टली टर्शरी केयर फैसिलिटीज में ज्यादा आ रहे हैं। तो सरकार ने ऑब्जर्व किया कि जो सेकेंडरी हॉस्पिटल्स हैं, सेकेंडरी केयर वाले, उनमें भी आप लेके आओ, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा नहीं हो रहा बट रेजिस्टेंस ज्यादा उभर के आ रहा है। फिर ऐसे केसेस आ रहे हैं पैन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जितनी एंटीबायोटिक आपके पास प्रेजेंट है सारी की सारी से रेजिस्टेंस, तो वो अगेन हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा इशू हो जाता है, ठीक है। तो उसमें तो मतलब अब क्या ही करें, अब नई एंटीबायोटिक डेवलप करने में सालों लग जाते हैं, बट हाँ नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कह तो रहे हैं कि सॉल्व कर लेंगे, बट फिर भी तो पेशेंट की रिकवरी के चांसेस ऑलमोस्ट निल। फिर जैसे अभी और कंटेक्स में वर्ल्ड AMR अवेयरनेस वीक भी बनाया गया, ग्लोबल कैंपेन भी करा गया। एक WHO का इनिशिएटिव भी आया था, ग्लास रिपोर्ट आई थी, जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात करी गई थी। टीबी में भी आप रेजिस्टेंस सुनते होंगे, एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंस TB, तो वो रहते हैं हमारे। चिकन फार्म्स हैं, वहां पे इकोलाई सैल्मोनेला, वहां पे हम इनको यूज करते हैं, फूड चेन में हमारे मिलते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, डॉक्टर्स को बोला कि भाई कम प्रिस्क्राइब करो, फार्मासिस्ट को बोला सरकार ने, तो ये हमारा कंटेक्स्ट है। नाउ इफ यू सी अबाउट व्हाट इज एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, दे आर इवॉल्विंग रेजिस्टेंस। तो जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है इट इज बिकमिंग इनइफेक्टिव। एग्जांपल TB, इकोलाई, दे आर बिकमिंग सुपर बग्स, अब उनको कोई ट्रीट नहीं कर पा रहा, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये जैसे मैंने बताया WTO ने कहा है कि टॉप 10 ग्लोबल पब्लिक हेल्थ जो थ्रेट है उनमें है। तो ये एक ऐसा ग्राफ भी आप बना सकते हैं, मतलब एक फ्लो चार्ट सा, कि ओवर प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट ने नहीं कहा, वेटरनरी
नई एंटीबायोटिक नहीं बन रही, लैक ऑफ हाइजीन, पुअर इन्फेक्शंस इन हॉस्पिटल। तो यही कॉज है, मिसयूज, इररेस्पॉन्सिबल वेस्टेज, अनसेफ डिस्पोजेबल, पॉल्यूशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर में आपको क्लीन वाटर सैनिटेशन की जो एक्सेस नहीं है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन्फेक्शन में आपको एंटीबायोटिक खाने पड़ेंगे। मास मूवमेंट लोगों की तरफ से, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, स्पेशली अगर हम रिफ्यूजीज के कंटेक्स्ट में बात करते हैं, वहां ज्यादा बनते हैं। क्लाइमेट चेंज भी इस चीज को प्रमोट कर रहा है। स्प्रेड क्यों हो रहा है? अननेसेसरी कंजम्पशन, डॉक्टर की वजह से भी, पेशेंट की वजह से भी, सेल्फ मेडिकेशन, एग्रीकल्चर में हम यूज करते हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, मास बेथिंग जो होती है रिवर्स में, मेरे अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, दूसरे में भी चला गया, लाइफ स्टॉक्स में पुअर हाइजीन, सेम चीजें, अनट्रीटेड वेस्ट, ठीक है, ये है। इम्पैक्ट क्या है? हर जगह इम्पैक्ट रहेगा। अब ट्रीट ही नहीं कर पाओगे तो वो जो डिजीज है वो बहुत ज्यादा विग्रेसली आपका बढ़ेगी, ठीक है, तो हर एक को, मैन, एनिमल, सबको इम्पैक्ट करेगा। तो एनवायरमेंट, फूड चेन, सोसाइटीज, सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। ह्यूमन रिसोर्स खत्म तो क्या सोसाइटी डेवलप कर पाएगी? नो, ठीक है। और 2050 तक हम समझ रहे हैं कि 10 मिलियन डेथ्स जो है वो होने वाली हैं। और जो हमारी मान लो अभी तक की जो प्रोग्रेस है उसको भी खत्म कर देता है। आपने इतनी सारी एंटीबायोटिक्स बनाई, रिसर्च करी, सब कुछ करा और सुपर बग्स बन गए, तो वो प्रोग्रेस हमारी किस काम की? इकोनॉमिकल लॉसेस, फिर आपकी मेडिकल कॉस्ट भी बढ़ेगी, आपको और पैसा लगाना पड़ेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो फिर से वही पेटेंट का इशू, ड्रग का इशू, फिर से वही, ठीक है। तो ये है, इकोनॉमी पे बहुत इंपैक्ट पड़ सकता है। और स्पेशली जो पुअर है, क्लाइमेट चेंज की कंटेक्स्ट में ये और ज्यादा है। पुअर तो हमेशा एक्सेस तो मिलेगी नहीं, डेवलपमेंट होता रहेगा। व्हाट इज द सॉल्यूशन? सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन। शुरू में ही डॉक्टर भी उतनी प्रेस्क्राइब ना करें, पेशेंट भी उतना मतलब जितनी बोला है उतनी तो जरूर लेनी है। वन हेल्थ अप्रोच, वन हेल्थ क्या होती है? एनिमल्स के साथ मिलकर जो हम अप्रोच डेवलप करना चाह रहे हैं जूनोटिक डिजीज की, तो इसको कंपार्टमेंट्स में ना देखें, एक ओवरऑल अप्रोच के साथ इसको ट्रीट करें। नए एंटीबायोटिक बनाओ, नैनो सुपरबग जो हमने ऊपर देखा, रिसर्च को फंडिंग दें, फार्मास्यूटिकल वेस्ट को हम मैनेज करें, स्ट्रिक्ट लॉज लेके आए, इंप्लीमेंटेशन करें, यही सारी बातें रहती हैं। नए एंटीबायोटिक डेवलप करो, मिसयूज्ड अनयूज्ड मेडिटेशंस, उनको आप तरीके से डिस्पोज करो, ठीक है। इंटरनेशनल स्टेप्स 3-4 याद रखेंगे। नंबर 1, वन हेल्थ अप्रोच, WHO। नंबर 2, ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, 2015 का है, ये इतना नहीं है। ग्लास आप याद रखेंगे, ग्लोबल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्वेलेंस सिस्टम, ये बताता है किस हिसाब से फर्क पड़ रहा है। अवेयरनेस वीक भी हमने बनाया। इंडिया में क्या स्टेप्स हमने लिए हैं? इंडिया में सब जगह ये चलता है, एक प्लान है हमारे पास, एक हेल्थ पॉलिसी है 2017, उसमें भी बात करेगी एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की। ये ध्यान रखना, शेड्यूल H1, शेड्यूल H, इनमें जो ड्रग्स होती हैं वो आपकी वो होती हैं जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिल सकती, ठीक है। तो ये एक रेड लाइन कैंपेन भी हेल्थ मिनिस्ट्री ने चलाया था कि जो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस ड्रग हैं, ठीक है, मेडिसिन है, उनको रेड वर्टिकल लाइन से मार्क करें कि इसको तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के मत लेना। तो पेशेंट के बिहाफ पे भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और फार्मासिस्ट के बिहाफ पे भी बनती है, क्योंकि वही आपको ड्रग देता है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के वो ना दे। फसाई है उसने एंटीबायोटिक, फिशरी में बैन करी, बट अभी वेटरनरी में तो चल ही रही है। तो वहां पे जिनके फार्म्स हैं उनको भी चाहिए कि वो ढंग से इसको रखें, ट्रीट करें, वहां पे भी इन्फेक्शन कम से कम हो। हेल्थ और हाइजीन मेंटेन करना ज्यादा जरूरी है, ह्यूमंस के कंटेक्स्ट में भी, एनिमल्स के कंटेक्स्ट में, ठीक है। कोलेस्टीन है, उसको बैन किया गया। ऐसे ही ये है हमारा एंटीबायोटिक माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्वेलेंस एंड रिसर्च नेटवर्क भी हमने बना रखा है, जो कि इस चीज में हेल्प कर रहा है, ठीक है। लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, FDC, फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन, आपने सुने होंगे, जैसे फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, सॉरी, मान लो पैरासिटामोल है, उसके साथ ब्रुफेन आ गई, ठीक है, सिट्रिजिन है, कोल्ड की ड्रग है, उसके साथ एक और एंटी कफ सप्रेसेंट आपका आ गया, तो 2-3 ड्रग्स को मिला देते हैं, ताकि अब देखो फायदा क्या है, कम पैसे लगते हैं बनाने में, ट्रांसपोर्टेशन में, एक ही ड्रग में सब कुछ जा रहा है, ठीक है, और इफेक्टिव कई बार देखने को मिलती है। बट जितने फायदे हैं उसी टाइप के नुकसान हैं। एक ड्रग लेनी थी, वहां 2 ले ली, तो दोनों का साइड इफेक्ट हो जाएगा। एक की डोज मान लो कम करनी है तो FDC में नहीं कर सकते। और अभी हमने देखा कि बहुत सारे जो FDCs हैं वो तो ऐसे ही बना दिए,
मतलब उसके पीछे कोई आपने अप्रूवल भी नहीं लिया, तो वो तो चल ही रहा है, तो अगेन यू आर प्लेइंग विद द हेल्थ ऑफ पीपल, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, एफडीजीज जैसे गवर्नमेंट ने रिसेंटली कंटेक्स अगर हम देखें 14 कॉम्बिनेशन ड्रग्स को बैन किया, जैसे कि निमोसुलाइड, पैरासिटामोल, सीपीएम वर्सेस कोडीन का एक सिरप था। आप सिर्फ ये ध्यान रख लो, सिरप ड्रग्स को बैन किया गया। एक्सपर्ट कमेटी ने ये रिकमेंड भी किया। अलार्मिंग रेट देखिए, 2020 में एक डॉक्यूमेंट आया था, वो कह रहा था कि 60% एफडीजीज अनअप्रूव्ड है, 9 और 10% तो बैन होने के बाद भी बिक रही है। ठीक है, ड्रग प्राइसिंग रेगुलेटर जो भी कह रहा है, वो भी कह रहा है कि 33 एफडीजीज का प्राइस फिक्स किया गया है एनपीपीए के द्वारा। नाउ व्हाट आर दीज? तो फिक्स जो हमारा है, ये एक से ज्यादा को यूज किया जाता है सिंगल उसको ट्रीट करने के लिए, या फिर मल्टीपल कोमोर्बिड कंडीशंस के लिए, एक बीमारी में भी, मल्टीपल बीमारीज में भी। तो यहाँ पे फिक्स रेशियो होता है 1:2, 2:3 ऐसे। जैसे एचआईवी में यूज किया जाता है एट्रिपिला है एक, पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन टीबी में यूज किया जाता है। तो उससे फायदा ये होता है कि पेशेंट को एक ही ड्रग लेनी पड़ती है, तो कंप्लायंस अच्छा होता है। तो गुड थिंग इज दिस, बट बैड थिंग इज अभी हम देखेंगे। ठीक है, देखो एडवांटेज क्या है, आपका प्राइस कम, इजी अवेलेबिलिटी, बेटर कंप्लायंस फ्रॉम द पेशेंट साइड, मैन्युफैक्चरिंग कम लगेगा, लॉजिस्टिक कम लगेगा, टीबी एचआईवी में अच्छा खासा रिजल्ट आ रहा है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, कॉस्ट डोज कम हो जाती है, चीपर है, अगर आपको 2 लेनी पड़ेंगी तो ज्यादा रहेगा। बट इश्यूज भी यही है कि हो सकता है कि ये कॉम्बिनेशन आपको नीडेड ही नहीं था, एक से ही काम चल जाता, तो दूसरी तो नेसेसरीली 2 ली तो 2 के साइड इफेक्ट भी आएंगे। क्या आप इनको कस्टमाइज कर सकते हैं पेशेंट के हिसाब से? नो। ठीक है, अगर किसी को डिक्रीज करना है तो नहीं कर सकते। फार्माकोडायनेमिक्स मिसमैच भी हो जाता है, एक ड्रग अलग तरीके से ली जाए तो उसकी जो एफिशिएंसी है फार्माकोडायनेमिक्स से, दैट इज डिफरेंट। बट जब हम उसको मिला देते हैं किसी के साथ, तो केमिकल बॉन्डिंग भी बन जाती है, मिक्सचर भी बन जाता है, तो वो उससे टॉक्सिसिटी और उसका जो इफेक्ट है वो भी कई बार कम देखने को मिलता है। ट्रायल्स नहीं हो रही, बिना ट्रायल के आप छोड़ दे रहे हो। ठीक है, रिसर्च नहीं हो रही है, इरेशनली यूज करी जा रही है, सबको यही लिख रहे हैं, कोई रेगुलेशन नहीं है, ओवर यूज हो रहा है। इंडिया इज बिकमिंग अ डंपिंग ग्राउंड फॉर इरेशनल एफ डिजीज। ठीक है, डोज अल्टर नहीं कर सकते हम, 10 से 20 करनी है वो नहीं कर सकते, उससे अल्टर करेंगे तो दूसरी ड्रग की भी डोज अल्टर हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी है। इंडिया में देखो, जैसे इंडियन मेडिसिन मार्केट में 6000 से ज्यादा एफडीजीज चल रही है, लाइसेंसिंग सिस्टम काफी लिबरल है, तो ब्रांड्स, अनलिमिटेड ब्रांड्स इंडिया में आ रही हैं। स्टेट अथॉरिटी हैं वो परमिट करती हैं, अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट उन्होंने भी बहुत सारा परमिट किया। स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज इनकी होती हैं। फिर कई बार ये भी होता है, मान लो एक ड्रग है उसका पेटेंट एक्सपायर हो गया, तो उसको एफडीजी बना के भी बेच देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करने की जरूरत है, मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच, सबको लेके आओ, सरकार रेगुलेट करे, सेंटर स्टेट रेगुलेशन हार्मोनाइज्ड हो, फार्माकोविजिलेंस, ठीक है, और क्लिनिकल ट्रायल्स करे जाएं, इंडस्ट्री को रेस्पॉन्सिबली एक्ट करना चाहिए, और पेशेंट भी डॉक्टर के कहने पे ही ले, अदरवाइज ना ले। डॉक्टर्स में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपकी चलती रहनी चाहिए कि नए नए स्टडी मटेरियल्स कराए जाएं, रिसर्च कराए जाए कि इनका क्या फायदा है, क्या नुकसान है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको डील करेंगे। तो ये हमारा हो गया है। कल हम टॉपिक करेंगे आईपीआर। ठीक है, आईपीआर इश्यूज। तो अभी तक कोई भी डाउट है तो बताइए, अदरवाइज विल वाइंड अप द क्लास। ओके, ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। नाउ वी विल मीट टुमारो। और वैसे मैड वाली क्लास रहेगी जिनका एचसीएस मेंस है 6:30 to 8:30। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।